इनकम टैक्स के विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर करवा दिया है और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इस स्थिति में आ गए हैं कि उसको और जो आपको बताया गया है उसके आधार पर आगे बढ़ सकते हैं और उसकी अच्छे से अपने स्तर पर आप तैयारी कर सकते हैं। इतना काम ज़रूर हो गया है कि आप स्वयं अब उसको एक बार रिवाइज कर लें, उसकी थ्योरी देख लें, उसके उदाहरण देख लें। जहाँ तक डिप्रिसिएशन वाला चैप्टर काम में आने की बात है, वो ज़्यादातर काम में आता है डिप्रिसिएशन लगाने के लिए, और डिप्रिसिएशन लगाते हैं अपन व्यापार के लाभ जो होंगे। और ये अगला चैप्टर है, उस चैप्टर में डिप्रिसिएशन लाभों की जब गणना करेंगे, व्यापार और पेशे के लाभों की जब गणना करेंगे, तो वहाँ डिप्रिसिएशन को एक खर्चे के रूप में अपन छूट देते हैं। व्यापार और पेशे वाले में अगर प्रश्न आता है तो उसमें बड़ा प्रश्न भी 20 नंबर वाला बनता है, जबकि डिप्रिसिएशन में छोटे प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इसलिए आप लोग उसको हल्के में नहीं लें। 2 नंबर का प्रश्न भी आता है, उसमें 2-2 नंबर के होते हैं, और उसके बाद में 8 नंबर वाला प्रश्न भी उसमें बनता रहता है। तो उस आधार पर आप लोग अपने आप को पीछे के सालों के पेपर देख के, और बुक में भी जगह जगह दे रखे हैं कि ये परीक्षा में आया हुआ है, उसको देखते हुए अपनी तैयारी किस स्तर की करनी है आप उसको जारी रख लेंगे। मैं अब आप लोगों को कराना चाहता हूँ व्यापार और पेशे वाला चैप्टर, जो वैसे आप लोगों के लिए नया सा लगता है कि व्यापार और पेशे के लाभ, लेकिन ये लगभग वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पिछली क्लासेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें लाभ ज्ञात किए हैं। वो लाभ भी व्यापार के ही थे, चाहे वो एकाकी व्यापारी के हों या पार्टनरशिप के हों या कंपनी के हों। तो आप लोगों ने लाभ हानि खाते के द्वारा लाभ ज्ञात किए हैं, वो आपका आधार का काम करेगा। यहाँ पर व्यापार और पेशे में लाभ की गणना करने के लिए लगभग वो बेस आपका काम में आएगा। वो आप लोग जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी लाभ होते हैं वो सीआर साइड में होते हैं, बिक्री सीआर साइड में होती है, और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी सीआर साइड ज़्यादा होने पर ही होता है। डेबिट साइड में आप लोग दिखाते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेज और एक्सपेंडिचर जो हो चुके हैं या आउटस्टैंडिंग हैं, तो इस तरह से वो डेबिट साइड में खर्चे दिखाते हैं अपन, और डेबिट और क्रेडिट का जो अंतर होता है वो लाभ होता है। तो मोटे रूप से वो लाभ हानि खाता आप लोगों ने बनाया हुआ है, उसी के आधार पर अपन यहाँ व्यापार और पेशे के लाभ चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ये जो शीर्षक है प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन का, इस शीर्षक में करदाता को व्यापार अथवा पेशे से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर लगता है। यहाँ अपन लाभों की जो गणना कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आयकर के उद्देश्य से कर रहे हैं कि वो लाभ कौन सा होगा जिसके ऊपर कर लगाया जाना है। तो इसलिए इस चैप्टर का असल में ये 2 भाग से दिखते हैं, एक व्यापार के लाभ और दूसरा पेशे के लाभ। व्यापार आप लोग जानते हैं, व्यापार में कोई दिक्कत की बात नहीं है। व्यापार किसको कहते हैं? व्यापार में कोई लेन देन, वाणिज्य, वस्तु का उत्पादन अथवा अन्य कोई जॉइंट वेंचर जो व्यापार, वाणिज्य अथवा वस्तु के उत्पादन की प्रकृति का हो, वो सारे के सारे व्यापार में शामिल होते हैं, बिजनेस में शामिल होते हैं। व्यापार में सभी प्रकार के लेन देन, वस्तुओं का उत्पादन, इंडस्ट्री, बैंकिंग, यातायात, ये सब आ जाते हैं। तात्पर्य ये है कि इस प्रकार के सभी कार्य जो करदाता लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है व्यापार के अंतर्गत आते हैं। तो बिजनेस
में समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार अपने लिए ज़रूरी होता है कि समझें भी और लिखें भी। व्यापार को वैसे आप जानते हो, पर आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कॉमर्स का विद्यार्थी होने के नाते या पढ़े लिखे होने के नाते कि आप लोग व्यापार से क्या समझते हैं, तो कई बार आपको लिखना भी पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि समझ भी लें, और समझने के बाद में ऐसा लगे कि अपने को उसके ऊपर कुछ लिखना पड़े तो अपन लिख के अगले को, सामने वाले व्यक्ति को समझा भी दें। तो ये व्यापार की बात हुई। उसके बाद में पैसा किसको कहें? पैसे का वो है कि जिसमें कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक और शारीरिक योग्यता की वजह से आय का अर्जन कर रहा है। बौद्धिक और शारीरिक योग्यता की वजह से, जैसे डॉक्टर है, वकील है, अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, सर्जन है और आयकर के सलाहकार हैं, ये सारे बौद्धिक कार्य करते हैं। आजकल शारीरिक योग्यताओं में जैसे योगा का भी चलन हो रहा है, तो कोई अगर बड़े स्तर पर योगा सिखाने का इस तरह का कोई कारोबार करता है, तो उससे जो अर्निंग होती है वो भी पैसे में आती है, न कि व्यापार में आएगी। तो पैसे में शामिल होने वाले जो लोग हैं वो किन किन की आय हैं, जैसे डॉक्टर की आय है, वकील की आय है, अकाउंटेंट इंजीनियर की है, योग गुरु की है, इनकी सब की आय है वो कहलाती है पैसे की आय, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। एक हो गया व्यापार और एक हो गया पैसा। उसके अलावा एक टर्म और भी है जिसको भी अपन समझ लेते हैं। इस चैप्टर में वैसे दो ही चीज़ें अपने काम में आनी हैं, व्यापार और पैसा। और तो आप लोगों ने व्यापार भी समझा है, पैसा भी समझा है, लेकिन एक और दे रखा है यहाँ पर वोकेशन। वोकेशन, VOCATION, वोकेशन। वोकेशन में शामिल करते हैं दलाली करना, संगीत और नृत्य करना, ये सारे आते हैं वोकेशन। तो इस तरह से ये तीनों शब्द आप लोगों ने समझे, व्यापार, पैसा और वोकेशन। अपने को इस चैप्टर में समझना है व्यापार और पैसा, और व्यापार और पैसे की आय की गणना, और वो भी आयकर के उद्देश्य के लिए। तो अब उसके बाद में अपन एक अलग हेडिंग में देख रहे हैं व्यापार अथवा पैसे के लाभ शीर्षक। ये अलग से शीर्षक है इनकम का। आपको ये बताया कि सोर्सेज ऑफ इनकम के जो हेड हैं, जो शीर्षक हैं, वो 5 हैं। और सबसे पहले अपन ने देख लिया इनकम फ्रॉम सैलरी, और फिर उसके बाद में देखा अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 जगह की आय देखी अपन ने, वेतन से आय हो सकती है और फिर उसके बाद में मकान संपत्ति से आय हो सकती है। तीसरे नंबर पर आती है व्यापार अथवा पैसे की आय। जब व्यापार और पैसे की आय की गणना करेंगे तो आपको ये देखना है कि इस शीर्षक में जो कर योग्य आय हैं वो कौन सी हैं, उनको अपने को समझना है। तो व्यापार और पैसे का जो लाभ शीर्षक है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित आयों पर कर लगता है। आय कौन कौन सी होंगी? वो है सबसे पहले व्यापार अथवा पैसे की आय। व्यापार अथवा पैसे की स्पष्ट रूप से आय है वो इस शीर्षक में कर योग्य है। फिर उसके बाद में दूसरी एक राशि आती है क्षतिपूर्ति की राशि। अगर व्यापार में किसी भी तरह की कोई क्षतिपूर्ति मिलती है, व्यापारी को कोई लॉस हो जाता है और उसकी क्षतिपूर्ति मिलती है, तो वो भी इस शीर्षक की कर योग्य आयों में अपन शामिल करते हैं। फिर अवैध व्यापार की आय। आप लोगों को ये अवश्य देख लेना चाहिए कि इनकम टैक्स के लिए वैध और अवैध में कोई अंतर नहीं है। इनकम टैक्स में तो कर लगाना है आय के ऊपर,
चाहे वो आय वैध हो या अवैध हो। तो कोई इल्लीगल बिजनेस से आय होती है तो भी व्यापार का जो शीर्षक है, हेडिंग है इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला, उसी में उसके ऊपर कर लगाया जाएगा। फिर उसके अगली टर्म है वो है व्यापारिक रहतिये का उचित बाजार मूल्य। जिस तिथि को व्यापारिक रहतिये को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यापारिक स्टॉक है उसको पूंजी संपत्ति में भी बदला जा सकता है। तो जिस तिथि को उसको बदला गया है उस संपत्ति को, उस स्टॉक का बाजार मूल्य क्या था वो ध्यान में रखना पड़ेगा और वो उस संपत्ति का बाजार मूल्य माना जाएगा। उसी के आधार पर फिर संपत्ति को बेचने पर लाभ की गणना होगी। सट्टे के व्यापार के लाभ। लाभों के बारे में मैंने बताया, चाहे वैध हों, अवैध हों या सट्टे के व्यापार के लाभ हों, सारे के सारे लाभ हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन वाले शीर्षक में ही शामिल किए जाएंगे। फिर देन उसके बाद में आता है व्यापार अथवा पेशे के लाभों पर कर लगाने से संबंधित सामान्य सिद्धांत। व्यापार और पेशे के लाभों पर जब कर लगाएंगे तो कुछ सामान्य सिद्धांतों को अपने को समझना है। और सामान्य सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत आता है करदाता द्वारा व्यापार का संचालन। पहली बात यह है कि करदाता व्यापार का संचालन करे। व्यापार का संचालन करेगा तभी तो लाभ होंगे, अन्यथा लाभ होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पहली बात ये सामान्य सिद्धांत है कि करदाता व्यापार का संचालन करे। और फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगना। अगर एक से अधिक प्रकार का कोई बिजनेस करता है, कई तरह के बिजनेस हैं, कपड़े का भी बिजनेस है, लकड़ी का भी बिजनेस है, आयरन का भी बिजनेस है, तो सभी व्यापारों की सम्मिलित आय पर कर लगाया जाएगा और वो सारी की सारे आय होंगी व्यापार की आय, इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर सट्टे के व्यापार के लाभ। सट्टे के व्यापार के लाभ भी इसी आय के शीर्षक में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में आता है व्यापार बंद होने पर संपत्तियों के विक्रय पर लाभ। व्यापार अगर बंद कर दिया है और उसके बाद में संपत्तियों को अब बेच रहा है व्यापारी, तो व्यापार की समाप्ति के पश्चात संपत्तियों के बेचने से जो लाभ होंगे वो इस शीर्षक के लाभ नहीं होंगे, क्योंकि वो लाभ तो संपत्तियों को बेचने पर हैं जो पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। परंतु यदि व्यापारिक के स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक को अलग से बेचा जाता है, तो इसको बेचने से जो लाभ होंगे वो व्यापार से लाभ शीर्षक में ही शामिल होंगे। अगला पॉइंट आता है गत वर्ष में व्यापार का संचालन। तो गत वर्ष में व्यापार का संचालन होना चाहिए, किसी भी समय हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि संपूर्ण वर्ष व्यापार चलाया जाए, लेकिन गत वर्ष में व्यापार का संचालन हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अपन सामान्य सिद्धांत देख रहे हैं, व्यापार और पेशे के लाभों पर कर लगाने से संबंधित सामान्य सिद्धांत। और सामान्य सिद्धांतों में आपने देखा गत वर्ष में व्यापार का संचालन होना चाहिए। और एक उसके बाद में फिर अगला पॉइंट आता है भावी लाभ। वास्तविक लाभों पर ही आयकर लगता है इनकम टैक्स में। भविष्य में क्या लाभ होंगे उसकी संभावना अगर है तो संभावनाओं के ऊपर आयकर नहीं लगता, और भावी जो लाभ होने की संभावना है वो लाभों में शामिल भी नहीं करेंगे। देन अगला इसका सामान्य सिद्धांतों का पॉइंट आता है वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों का पालन करना। कॉमर्स के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल रूल्स हैं, उनका पालन इसमें किया जाएगा।
इस शीर्षक के अंतर्गत कर देय लाभों की गणना करते समय वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है ताकि वास्तविक लाभों की राशि ज्ञात हो सके। कुछ वे ऐसे हो सकते हैं जो आयकर अधिनियम में स्पष्टतया स्वीकृत न हों। वैसे तो आयकर अधिनियम में जो अलाउड एक्सपेंसेज हैं, स्वीकृत वे हैं, उनकी एक लिस्ट दे रखी है, लेकिन ऐसे भी कुछ वे हो सकते हैं जो लिस्ट में शामिल नहीं हों, परंतु ऐसे वे करदाता द्वारा व्यापार में किए गए हों और व्यापार के लिए आवश्यक हों, तो ऐसे वे घटाए जा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ अन्य वे हो सकते हैं जो अप्रूव्ड एक्सपेंसेज हैं, उनकी लिस्ट में आयकर में नहीं है, उसके बावजूद वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर उनको घटाया जाना चाहिए, तो उनको घटाएंगे। तो ये कुछ बातें आप लोगों को ध्यान में रखने की हैं जो अपने को व्यापार की गणना करने के लिए काम में आएंगे। उसके बाद में एक नया हेडिंग लेते हैं, व्यापार अथवा पेशे के लाभों के निर्धारण से संबंधित अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं। कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी हैं, उनको अपने को देखना। सबसे पहले गत वर्ष का निर्धारण करते हैं, और गत वर्ष होता है कर निर्धारण वर्ष से ठीक पिछला वर्ष, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है लेखांकन की पद्धति को अपनाना। लेखांकन की जो पद्धति है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसको अपनाना है। अपने को अपनाने के 2 तरीके हैं, या तो व्यापारिक पद्धति हो सकती है या रोकड़ पद्धति हो सकती है। सामान्य रूप से मर्केंटाइल सिस्टम ही काम में लिया जाता है, लेकिन पेशेवर व्यक्ति हैं वो रोकड़ पद्धति काम में लेते हैं। इस रोकड़ पद्धति का मतलब ये है कि जो राशि वास्तव में प्राप्त हुई है वो आय है, तो उसके आधार पर वो पेमेंट और रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता बनाते हैं, उसके आधार पर लाभ की गणना करते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम वो होता है कि कोई आय अगर ड्यू भी हो गई है तो भी आय में शामिल करेंगे, चाहे प्राप्त न हो। इसी तरह से कोई खर्चा अगर पेमेंट नहीं किया गया, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन उस अवधि का है, वो संबंधित गत वर्ष का है, तो भी उस खर्चे को ध्यान में रखा जाएगा, उसका लेखांकन किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनका पालन करना भी आवश्यक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखे होंगे, तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जैसे अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाज़ार मूल्य में जो भी अधिक हो उस पर करना, और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये सारी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इनका पालन करना है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है पुस्तकों अथवा बही खातों का रखा जाना। पुस्तकें अथवा बही खाते रखने के कुछ नियम दे रखे हैं कि इसमें एक धारा दे रखी है 44AA की उपधारा के अनुसार निम्न व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से अपना हिसाब किताब तथा प्रपत्र आयकर अधिनियम में वर्णित विधि से रखने होंगे। आप लोग वैसे जानते हैं कि सामान्य रूप से जो बिजनेस करता है या बिजनेसमैन है वो अपनी पुस्तकें रखते हैं, लेकिन जो पेशेवर व्यक्ति हैं उनके लिए भी इन्होंने कह रखा है धारा 44AA के अनुसार उनको अपने बही खाते रखने होंगे। जैसे कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ये सारे के सारे लोग हैं, वो इस धारा के अनुसार अपने लेखे रखेंगे। इनको रखने की आवश्यकता तब है जब गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में किसी भी समय
तीनों वर्षों में उनकी इनकम 1.5 लाख रुपए से अधिक हो, ऐसी स्थिति में उनको खाते रखने पड़ेंगे, अन्यथा उनको खाते रखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये इस तरह से खातों के संबंध में जो इनकम टैक्स का रूल है वो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि उनको कब खाते रखने हैं, और फिर उसके बाद में करदाताओं को ऑडिट भी करवानी पड़ती है। तो वो कब ऑडिट कराएं, इसके लिए लिखा हुआ है कि यदि करदाता की बिक्री या सकल प्राप्ति उस गत वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, अथवा पैसे में अगर कोई करदाता लगा हुआ तो उसकी प्राप्ति 50 लाख रुपए से अधिक है, तो उसको अपने खातों का अंकेक्षण करवाना पड़ेगा। ये कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात हुई, और लास्ट में उसमें सामान्य सिद्धांतों में एक बात और रह जाती है, वो होती है मानी गई आय। कई बार आय मान भी ली जाती हैं, जैसे पुस्तकों में जमा की गई कोई राशि जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जमा कर रखी है, तो वो आय मान ली जाती है। इसी तरह से विनियोग जिनके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो वो विनियोग भी आय है। फिर स्पष्ट नहीं किए गए धन, कोई ऐसा धन है जो स्पष्ट नहीं किया गया है, तो उनको भी आय मान लेते हैं। तो इनकम टैक्स में अगर कोई करदाता आय के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो वो उसकी आय मानी जाएगी। तो ये कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात हुई व्यापार और पेशे के निर्धारण के संबंध में। कुछ सामान्य अधिनियम में व्यवस्थाएं हैं, सामान्य सिद्धांत हैं, और इसके बाद में फिर अपन अगले टर्न पर या कल उससे और आगे चल के देखेंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन के लाभों की गणना या कर देय लाभों की गणना किस तरह से करें। तब तक आप इस थ्योरी को थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिए। थैंक यू।